आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं कौन से टॉपिक से? रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ये हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, लेकिन उसमें भी हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, दैट इज नियर नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस कल हमने पढ़ा था। नॉर्मल इंसिडेंस बिल्कुल सीधा इंसिडेंट हो, डायरेक्ट है ना। नियर नॉर्मल का मतलब आई जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि आई इज वेरी वेरी स्मॉल। ये आपका होता है नियर नॉर्मल इंसिडेंस। ये होता है नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये कोई इंटरफेस है, प्लेन इंटरफेस है। प्लेन सरफेस मतलब प्लेन इंटरफेस है दो मीडिया के बीच, दो मीडियम के बीच। दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2, और ये हमने माना है एक प्लेन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। इन दो मीडियम के बीच में एक प्लेन इंटरफेस है। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां रखा हुआ है, और इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है दैट इज डी। दिस डी इज द रियल डेप्थ। दिस डी इज द रियल डेप्थ। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कोई एग्जांपल लूं। चलो मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बोलता हूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। या फिर कोई भी इंसिडेंट रे आएगी इधर से उधर जाएगी, तो मैं ऐसे बोल लूं कि ये तो ni है, ni, और ये nr। समझ गए हो i और r का मतलब? ni का तो मतलब है जिधर से इंसिडेंट रे आनी है, और nr का मतलब है जिधर ऑब्जर्वर है। सपोज ऑब्जर्वर यहाँ कहीं है, ये ऊपर से देखता है इसको। मैंने आंख बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देखता है। तो आप एक बात बताओ, आपने कभी भरी हुई बाल्टी, पानी की भरी हुई बाल्टी को देखा हो? बाहर से वो बाल्टी थोड़ी बड़ी नजर आती है, लेकिन अगर आप ऊपर से झांक के देखते हो तो क्या बेस थोड़ा उठा हुआ नजर आता है कि नहीं? पक्का ना, ऐसा ऑब्जर्व होता है हमें, है ना? तो देखो, तो वो क्यों होता है वही हमें देखना है। मैंने एक रे ली बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट, बिल्कुल ही एग्जैक्टली नॉर्मली इंसिडेंट। तो इसके लिए तो आई जीरो होगा, और हमने पढ़ा था कि अगर आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा, और ये जो रे है ये सीधी की सीधी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही रखा है। आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा, और ये रे सीधी ऊपर चली जाएगी। क्लियर ना? इस तरह से अगर मान लो एक मैंने नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे ली, थोड़ा मैं साइड में लूं, थोड़ा सा साइड में। सपोज मैं ये रे लेता हूं, ये नॉर्मल है, ये आई है। तो क्या इस रे के लिए आई कम है कि नहीं? अगर मैं थोड़ा ही साइड में करता हूं, ज्यादा साइड में करोगे तो आई ज्यादा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा साइड में किया तो आई टेंड्स टू जीरो रहेगा। दिख रहा है आपको इसमें? ठीक है। तो ये वाली रे तो नॉर्मल इंसिडेंट रे है, लेकिन ये वाली रे नियरली नॉर्मली इंसिडेंट है। मान लो लेट ni इज ग्रेटर देन nr। जैसे पानी की बाल्टी को आप देखते हो तो नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, तो क्या है कि नहीं वाटर एक डेंसर मीडियम, है ना? तो मैं ये वाला केस लेता हूँ। अगर ये वाला केस हो तो ये रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
लो भाई ये रे थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई और आंख में ये रे ऐसे आ गई, ये आपका आर है। एंड नियरली नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए अगर आई स्मॉल होता है तो स्नेल्स लॉ से आर भी स्मॉल हो जाएगा। छोटा ही होगा तो आर भी छोटा आएगा और बड़ा ही है तो आर भी बड़ा आएगा, इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे आई और आर दोनों छोटे हो गए। अब अगर ये ऑब्जर्वर देखता है, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जर्वर देखता है तो इसको तो लगेगा कि जैसे जैसे ये रे यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा कि पीछे बढ़ के यूं मिलती हुई दिख रही है। हाँ भाई बताओ, ये नजर आ रही है पीछे जहां रखी गई है? यस सर। इस ऑब्जर्वर के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज जो हमारा इमेज बनेगी वो इमेज यहां नजर आएगी। तो शायद इस डायग्राम ने बड़ा क्लियर कर दिया आपको कि ओ इतना नीचे था, लेकिन आप देखोगे तो वो आई की जगह पे दिखेगा। तो क्या आपको कम डेप्थ नजर आई कि नहीं अगर नीचे वाला मीडियम भारी है तो? इससे बिल्कुल विपरीत, इससे बिल्कुल उल्टा, अगर आप इस कंडीशन को चेंज कर देते तो और भी उल्टा काम हो जाता। मतलब अगर ये मीडियम हल्का होता, वो भारी होता, तो ऑब्जेक्ट की डेप्थ और भी ज़्यादा नजर आती। लेकिन हम तो जो नॉर्मल केस हम देखते हैं वो वाला केस लेके चल रहे हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई। और ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी डैश से, और डी डैश को हम कहेंगे अपेरेंट डेप्थ। डी डैश जो है दैट इज द अपेरेंट डेप्थ, डी डैश आपकी अपेरेंट डेप्थ है। अब देखो इस डी डैश और डी में क्या रिलेशन होगा, पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। डी डैश इज इक्वल टू इंटरफेस से डेप्थ है ये, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव। अब ये एन रिलेटिव क्या चीज है, वेयर एन रिलेटिव दैट इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन आर। एन आई मतलब ये जो रे थोड़ा सा इंटरफेस से बेंड हुई है, ये इसके लिए मीडियम ऑफ इंसिडेंस क्या था वो, और मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ये आपका जनरल सा फॉर्मूला है जो प्लेन इंटरफेस पे नियर नॉर्मल इंसिडेंस में, नियर नॉर्मल इंसिडेंस ही हमारा आएगा, तो उसमें ये हमें लगाना होगा। हमें ये बताओ समझ आया ये यहाँ तक? ठीक है, नोट कीजिए आप इसे। हो भी गया, सभी का हो गया सर। ठीक है, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजूंगा, आप बस देख लो यहाँ से, है ना। लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया मैंने, तो कर लेना नोट ये, नहीं तो फिर बाद में वीडियो से देख लेना। चलें भाई, अगर सभी का हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ है तो कीजिए। हो गया सर। एक मिनट, चलते हैं आगे। अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। पहली चीज ठीक है, फॉर्मूला आ गया फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस, बट ये आया कैसे वो देखिए। मान लो ये पॉइंट है बी, सपोज ये पॉइंट बी है। अब दरअसल हम कर क्या रहे हैं, मेरा इसको मिटाने का मूड भी नहीं है, और इसको जगह ढूंढ के यहीं पे इस फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं, ताकि ये दिखता भी रहे, इसीलिए नहीं मिटा रहा हूं इसे।
बी पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ एट बी, क्या इक्वेशन बनेगी? बस जैसे नॉर्मली हम लगाते थे उस तरीके से स्नेल्स लॉ आपने लगाया बी पे, क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो भाई, यहां से बोलो। एन आई इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन आर और इंटू साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे किसी तरह साइन आई और साइन आर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी एंड डी डैश, तो इनको ट्राइंगल में लेके जाओ इन एंगल्स को। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आई तो ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया आई, समझ आया? और ये आर तो ये भी आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये नाम लेते होंगे ना आप ये वाले। यस सर। तो आपको दो एंगल्स ट्राइंगल के अंदर बन गए। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर मान लो ये दूरी x है, ये दूरी कुछ भी x है, तो साइन आई में भी x आएगा x अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन आर में भी आएगा x अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब हाइपोटेन्यूज में तो फिर दोबारा से कबड़ा हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सब। तो यहां मैं यूज करूंगा नियर नॉर्मल इंसिडेंस का। फॉर स्मॉल आई एंड आर, फॉर स्मॉल थीटा, हमने पढ़ा होगा साइन थीटा हो या टेन थीटा हो, उन दोनों को हम थीटा लिखते हैं इन रेडियन। पढ़ा है क्या हमने? यस सर, है ना? यस सर। तो आप केवल इस पे फोकस करो, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, बिकॉज टेन थीटा यहां से लिखना आसान है, टेन थीटा यहां से लिखना आसान है। तो आपने क्या किया, क्योंकि आई और आर स्मॉल है, तो इसी रिलेशन को आगे बढ़ाया, तो ये रिलेशन बना एन आई, ये जो आपका रिलेशन बनता है एन आई इंटू टेंजेंट आई इज इक्वल टू एन आर और इंटू टेंजेंट आर। समझ आया? यस सर। अब इन ट्राइंगल्स में से आप टेन आई और टेन आर की वैल्यू बताओ। टेन आई कितना? x अपॉन एक्स वाई डी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस टेन आई की जगह में लिख दूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स वाई डी। और ऐसे ही टेन आर बताओ कितना? टेन आर एक्स वाई डी डैश, एक्स वाई डी डैश। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो एन आई इंटू एक्स वाई डी इज इक्वल टू एन आर इंटू एक्स वाई डी डैश। एक्स से एक्स गया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एन आई इंटू डी डैश इज इक्वल टू एन आर इंटू डी। यहां से डी डैश आ गया एन आर अपॉन एन आई इंटू डी, और उसको उल्टा करोगे नीचे तो डी डैश बनेगा डी अपॉन एन आई बाई एन आर। और एन आई बाई एन आर को आपने एन रिलेटिव बोल दिया फॉर्मूला आसान बनाने के लिए, याद करने के लिए। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव। क्या ये प्रूफ आया समझ? सर एक बार रिपीट करो। हाँ मैं करता हूँ। देखो इधर देखो, पहली बात फॉर्मूला आया क्या समझ, कैसे लगाना है? एन रिलेटिव, एन रिलेटिव मतलब जिधर से रे निकले और जिधर जाए, वो एक साइड से रे निकलेगी और दूसरी साइड जाएगी, तो एन आई अपॉन एन आर, ये है एन रिलेटिव। डी डैश अपेरेंट डेप्थ होगी डी अपॉन एन रिलेटिव, ये है इसकी अपेरेंट डेप्थ। डी डैश कितने डेप्थ पे दिखेगा। अब अगर नीचे वाला मीडियम भारी है तो ये डी डैश छोटा होगा डी से, और नीचे वाला मीडियम हल्का हो तो ये डी डैश बड़ा निकलेगा, वो तो उस फॉर्मूले से आता है। लेकिन कैसे आया? हमने ये जो नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे थी इस पे स्नेल्स लॉ लगाया, नियरली नॉर्मल इंसिडेंट रे पे स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ लगाया तो आपकी इक्वेशन बनती है एन आई इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई बराबर उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर इंटू साइन आर। एन आई इंटू साइन आई बराबर एन आर इंटू साइन आर, ये इस तरह से होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, अब इसका यूज किया। नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे है तो आई और आर बहुत छोटे होंगे, एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा और टेन थीटा लगभग सेम होते हैं, है ना?
पता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो हमने क्या किया, साइन को 10 लिख दिया, बस यही फर्क है। अगर नॉर्मल इंसिडेंट ना हो, नियर नॉर्मल इंसिडेंस ना हो, तो फिर आपको ट्राइंगल से अलग अलग साइन आई टेन आई निकालना पड़ेगा, साइन आई और साइन आर, तब पुट करेंगे। अभी वैसे काम चल गया। तो ये आपका हमने टेन आई रखा इस ट्राइंगल से x अपॉन डी, और टेन आर रखा इस ट्राइंगल से x अपॉन डी डैश, दोनों की वैल्यू रखी और यहाँ से फिर सिंप्लीफाई किया तो यही फॉर्म आ गई। ये भी बताऊं कि आगे या आगे है समझ, आगे वाला आ गया। ठीक है? आप कर लिया सर। क्या सभी ने नोट कर लिया, ये बताओ? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है आप नोट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। नो सर। हो गया सर। मिटा दूं अगर हो गया हो तो? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट अब एक दो सवाल लेते हैं इस पे, जो चीजें पढ़ी हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है इसको। सबसे पहले तो एक पानी की बाल्टी वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, जो हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं। मान लो ये बीकर है, सपोज एक छोटा ही बीकर है पानी की बाल्टी का, 12 सेंटीमीटर तक इसकी डेप्थ है, छोटा ही बीकर है। Recording in progress. और पानी इसके टॉप तक भरा हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो दिया होता है, नहीं दिया हो तो आप याद भी रख सकते हैं, 4/3। बाहर कुछ नहीं बोला, इट मीन्स बाहर एयर है। ये ऑब्जर्वर है, ये इसको देखने लग रहा है। तो हमारा सवाल ये बनता है यहाँ पे कि फाइंड द शिफ्ट in the base of beaker if it is viewed from water side। अगर मैं इसको पानी की साइड से देखने लगूं तो बेस ऑफ द बीकर में शिफ्ट कितना हो जाएगा। इसका मतलब पहले आप इसे नॉर्मल बाहर से देख रहे थे और अब पानी की साइड से देख रहे हैं, तो कितनी शिफ्टिंग होगी ये आपको बताना है। ठीक है। देखो सबसे पहले अपने गिनती की चीजें लिखते हैं। डी रियल डेप्थ कितनी, ऑब्जेक्ट की, कहां से किसकी डेप्थ होती है, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की। इंटरफेस ये है और ऑब्जेक्ट बेस है। जो इंटरफेस है वो तो ऊपर है और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द बेस लाइन। ये वाली जो लाइन है ये
और ये दूरी आपकी है d। एन आई कितना, इंटरफेस के इधर से उधर जानी है रे, इधर मतलब वाटर से एयर में जानी है, जहां आप देख रहे हो वहां। एन आई कितना 4/3 एन आर 1, और मुझे डी डैश चाहिए। डी डैश क्या होगा, पहले तो डी डैश आए फिर शिफ्ट आएगा। तो आपने इन दोनों से तो एन रिलेटिव निकाला, एन रिलेटिव एन आई बाई एन आर, ये तो कितना हो गया 3/4। क्यों 3/4 क्यों, एन रिलेटिव तो 4/3 ही होगा, एन आई अपॉन एन आर। फिर डी डैश निकालोगे डी अपॉन एन रिलेटिव 12 सेंटीमीटर अपॉन 4/3। अब 3 ऊपर जाएगा और अब ये 3/4 होगा और ये आएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बेस है ये कुछ यहाँ नजर आएगा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, 9 सेंटीमीटर पे नजर आएगा, था ये 12 पे। तो ये जो है ये पार्ट, दिस इज द शिफ्ट, तो आपका शिफ्ट कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये शिफ्ट हुआ, ये है 3 सेंटीमीटर। हो गया भाई, बताओ। यस सर। यस सर। एक और सवाल लेते हैं इसके बाद। मिटाओ ना। यस 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 सर। देखिए अगला सवाल हम लेते हैं। आपने कभी ये देखा जैसे अखबार के ऊपर आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दो सिंपल, तो साइडों में से तो अखबार के पेजेस जहाँ हैं वहाँ हैं लिखे हुए चीज, लेकिन बीच में देखोगे तो उठे हुए लेटर्स दिखते हैं आपको, अक्सर उठे हुए दिखेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर पूछा जाए आपसे, अ प्रिंटेड पेज, एक कोई प्रिंटेड पेज है, दैट इज kept pressed by a glass slab, एक ग्लास स्लैब उसके ऊपर रख दी है, और ग्लास स्लैब के बारे में ये दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का है 3/2, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और स्लैब की जगह मैं क्यूब लिख रहा हूं, ग्लास क्यूब है, क्यूब से उसकी शेप का पता लग गया, ऑफ एज लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एज लेंथ का एक क्यूब रख दिया गया है पेपर के ऊपर। तो सवाल कुछ इस तरह का ही है, कैमरा एक मिनट वीडियो हो सर, कैमरा ऑफ हो गया। एक सेकंड अभी ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बाई व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट से, या बाई व्हाट डिस्टेंस लगा लो आप, विल द प्रिंटेड लेटर्स appear to be shifted 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अरे सवाल तो पूरा होने दो, आप पहले ही आंसर देने लग रहे हैं। When viewed from the top, फ्रॉम द टॉप का मतलब है कि नियरली नॉर्मल इंसिडेंस है। एंड दूसरी बात, डज दिस शिफ्ट डिपेंड ऑन
Does this shift depend on the location of slab between the page and observer? कि मैंने तो उसके ऊपर रख दिया बिल्कुल, लेकिन अगर वो बीच में उठा रखा होता क्या तब भी इतना ही शिफ्ट होता? सर टू शिफ्ट होगा, डिपेंड करेगा। आप आंसर बता रहे हो टू शिफ्ट होगा और डिपेंड करेगा। सोचिए भैया एक बार, फिर उसके बाद हम करेंगे। डिपेंड नहीं करेगा। अब दो आंसर आ गए, एक बच्चा कह रहा है डिपेंड करेगा, एक कह रहा है नहीं। चलिए देखते हैं, जितना वाटर वगैरह सब वो डिपेंड करेगा। एक मिनट देखते हैं, देखते हैं इसको क्या होना है। मान लो ये पेपर के लेटर्स हैं जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने स्लैब रखी, अच्छा क्यूबिकल स्लैब है, छह सेंटीमीटर एज लेंथ की, और ये मान लो ऑब्जर्वर है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 3/2। तो जो रे आएगी वो इधर से निकलते हुए इधर जानी है आंख में, तो ये इंटरफेस है हमारे काम का, ये वाला है जो ये कुछ करवा रहा है। तो इसका मतलब NI तो ये इधर वाला हो गया, और बाहर NR कितना हो गया 1। यहां से मैंने N रिलेटिव देखा तो N रिलेटिव इज 3/2। D डैश ये जो इसकी डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, ये वो कितनी नजर आएगी 6 सेंटीमीटर अपॉन 3/2, यानी कि इस स्लैब की साइज एक्चुअली आपको 4 सेंटीमीटर नजर आएगी। तो जो शिफ्टिंग हुई आपने सीधा बोल दिया कि 6 - 4, और शिफ्टिंग कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया समझ। अब सेकंड पार्ट को समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इसमें ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दरअसल शिफ्ट हुआ क्या है, किस चीज में फर्क पड़ा है। तो मैं इसको स्लैब को बीच में कहीं रख लूं, देखो लेट ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी तो 6 सेंटीमीटर नहीं है, वो तो कुछ ज्यादा है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी तो कुछ ज्यादा दे रखी है आपको। मान लो मैंने बीच में कहीं स्लैब रख दी, बीच में कहीं भी स्लैब रख दी, ये लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो ये लेंथ है x, और इसकी आंख से और ये टॉप ऑफ द स्लैब तक की लेंथ है कितनी y। एक बार ये बताओ, ये समझ आया, ये अलग अलग जो मैंने बनाया बीच में कहीं स्लैब रख के, ठीक है। अब देखो शिफ्टिंग होती क्या है, ये जो बेस ऑफ द स्लैब है ना, बस ये शिफ्ट होता है। ये बेस 6 की बजाय हमें कितने में दिखाई देगा, बेस अभी देखा हमने 6 की बजाय कितने पे दिखाई देगा 4 पे। टॉप तो y डेप्थ नीचे था, y ही डेप्थ नीचे अब रहेगा, टॉप तो जहां था वहीं रहेगा, टॉप तो जहां था वहीं रहेगा, ये तो y है। जो इसका बेस है वो 6 नहीं, वो बेस कितने पे आ गया होगा, ये दूरी घट के कितनी होगी 4। और जो ऑब्जेक्ट है वो बेस से x नीचे ही दिखने हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो बेस से x नीचे ही दिखने हैं। तो ये हमारे लिए इमेज होगी जो कि बेस से x ही नीचे है। तो अभी भी अगर आप शिफ्ट देखो, शिफ्ट
मान लो मैं उसे s से डिनोट करूं, तो पूरी लेंथ माइनस ये, तो पूरी लेंथ तो है x प्लस वाई प्लस 6 सेंटीमीटर माइनस अभी लेंथ है x प्लस वाई प्लस 4, यानी कि अभी भी ये लेंथ कितनी आ रही है शिफ्टिंग 2 सेंटीमीटर। क्या ये x और y पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। आप इसे कितना ही ऊपर करो नीचे करो चाहे एक्स वाई चेंज करो, वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रही। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर हमारा आ जाएगा दैट विल बी नो। तो शिफ्टिंग कैसे होती है ये भी समझ आ रहा है ना अब दूसरा पार्ट करने से? सर दोनों में एक सेम कैसे रहेगा? क्यों एक्स में बदलाव का क्या कारण है ये बताओ? एक्स में एक में तो 6 सेंटीमीटर थी और एक में 4 हो गई, इंक्रीज हो गया। कहां पे गया वो? एक मिनट दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? सर एक में तो एज लेंथ 6 थी हाँ और दूसरे में 4 होगी, तो सर 2 कहां पे रही? देखिए इधर सुने, आपको मैं एक बार रे डायग्राम से बनाता हूँ, एक बार आप ये नोट कर लेंगे ताकि मैं मिटाऊं कुछ जगह बनूं। यस सर हो गया सर। नो सर नो सर। चलो ठीक है, आप नोट कीजिए एक बार, नोट नो कीजिए। सर। अरे तो कर लो, मैं रुक रहा हूँ, नोट कीजिए आप। हो गया सर नोट। ठीक है चलो मैं एक बार क्वेश्चन, कोई नहीं क्वेश्चन तो लिख रखा है ना, क्वेश्चन तो लिख रखा होगा। यस सर। तो मैं वो वाली जगह मिटा रहा हूँ। अब इसमें देखो हम रे डायग्राम के थ्रू चले, ये आपकी ग्लास स्लैब है और यहां कहीं ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए यहां है, मैंने एक रे ली बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट, बिल्कुल ही नॉर्मली इंसिडेंट जो एज इट इज सीधी निकल गई, क्लियर। दूसरी रे हम किसी नॉर्मली इंसिडेंट रे की तरह ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं बाहर हूं। सबसे पहले बताओ ये रे किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम क्यों अवे क्यों गई? टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स नॉर्मल होगी ना। सबसे पहले जो ये रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर है। थोड़ा ये डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये रे किधर बेंड होगी? उसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हमने पढ़ा है दोनों साइड मीडियम सेम है, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या मिलती है एक दूसरे के? पैरेलल। बिल्कुल पैरेलल निकलेंगी, ठीक है। अब जो इमेज आपको नजर आएगी, ये मैंने माना है ये दूरी है आपकी x, ये दूरी है d और ये दूरी है y, इस तरह का काम। तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, तो जो इमेज नजर आएगी वो कहीं 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 जहां भी नजर आए मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया नीचे कहीं, समझ आ रहा है क्या? ये आपकी इमेज है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कुछ दूरी है, ये पूरी दूरी थी x प्लस डी प्लस वाई ये थी, और अब आपको एग्जैक्ट डेप्थ ये नजर आएगी, और इसके बीच की जो दूरी है दैट इज आवर
शिफ्ट। एक बार ये बताओ क्या ये डायग्राम क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो हमें यहां से देखना है कि भाई शिफ्टिंग कितनी हुई है, कैसे हुई है। सबसे पहली बात, इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही कहीं और रेज आ चुकी है। तो पहली बार जो इमेज बनी है, पहली बार ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इस पे रिफ्रैक्शन हुआ। आपने इस लाइन को यूं बढ़ाया और इस लाइन को भी पीछे बढ़ाया, तो क्या पहली इमेज यहां बनेगी कि नहीं बताओ आप? I1 फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी वो यहां बनी, I1। ठीक है, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए NI है मेरा 1 और NR है जो भी स्लैब का है, दैट इज N। फर्स्ट रिफ्रैक्शन आ रहा है समझ? NI 1 है और NR N है। ठीक है, यहां से अगर आप N रिलेटिव निकालते हो, N रिलेटिव, तो NI अपॉन NR, N रिलेटिव कितना आया? 1/n। 1/n, ये आपका N रिलेटिव आया 1/n। इसका मतलब इस इंटरफेस से ये x नीचे था, अभी जो दूरी होगी x डैश में कहूं, अभी जो दूरी है लो मैं इसे x डैश कह देता हूं इंटरफेस से, x डैश कितनी होगी? x अपॉन n रिलेटिव, यानी कि मेरा x डैश कितना आया? n इंटू एक्स आ गया कि नहीं? भाई ये गाने बंद करो यार, जो भी है। x डैश तक आई बात समझ में? x डैश हो गया n इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर आप सेकंड इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन लेते हो, सेकंड इंटरफेस पे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी नीचे है बताओ? सेकंड इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितने नीचे है? सेकंड इंटरफेस के लिए d प्लस x डैश। d प्लस एक्स डैश। तो अब अगर मैं सेकंड इंटरफेस पे आऊं, तो जो रियल डेप्थ बोली जाएगी, रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट की जो बोली जाएगी वो बोली जाएगी d प्लस एक्स डैश, एंड x डैश इज nx, यानी कि d प्लस nx। इस इंटरफेस के लिए रियल डेप्थ है। और जब यहां से रे निकली है यहां से, तो ni तो ग्लास स्लैब का हो गया और बाहर एयर है तो nr 1 हो गया, है ना? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ये? यस सर। यहां से अगर आप n रिलेटिव निकालोगे, n रिलेटिव ni अपॉन nr, तो n/1, यानी कि n आ गया। तो इस इंटरफेस से जो अपेरेंट डेप्थ है, इस इंटरफेस से जो अपेरेंट डेप्थ है, मैं एक बार आपको दिखाऊं कहां है वो, ये यहां आके मिली है। सो दिस डेप्थ, इस इंटरफेस से अपेरेंट डेप्थ है ये, इस इंटरफेस से जो अपेरेंट डेप्थ है वो ये है। क्लियर है? क्लियर है ना ये अपेरेंट डेप्थ जो मैं बोल रहा हूं? मैं इस दूरी को d डैश बोल रहा हूं, इस दूरी को d डैश बोल दिया मैंने वैसे ही। तो अपेरेंट डेप्थ d डैश दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ d प्लस nx अपॉन n रिलेटिव दैट इज n। तो d डैश आपका कितना आया? d/n प्लस x आ गया। बताओ एक बार, d डैश समझ आया? यस सर। तो ऑब्जर्वर से ये y और थी दूरी, ये दूरी y और थी, तो ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी कितनी है? y प्लस d डैश, यानी कि ऑब्जर्वर एंड इमेज, वो तो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये आ रही है y प्लस d डैश। तो मैं अगर इसमें पुट करूं तो दूरी मेरी कितनी आई? x प्लस वाई प्लस d/n। क्या ये इतनी आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। और अगर आप ऑब्जेक्ट की दूरी देखते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ o ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो वो तो आपको ओरिजिनल डायग्राम में दिख ही रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ है x प्लस d प्लस वाई। समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये था इतने पे और पहुंच गया इतने पे। तो अगर मैं शिफ्ट की बात करूं,
अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो d by n minus हाँ शिफ्ट आ रहा है x प्लस वाई प्लस डी में से आप अब जितना दिख रहा है वो घटा दो, x प्लस वाई प्लस डी बाई एन कितना आया d माइनस डी बाई एन। क्या ये x और y पे डिपेंड कर रहा है? नो सर। इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन की आपने स्लैब यहाँ रखी कि वहां रखी है। एक आप लोगों ने जो भी ये सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा था, क्योंकि आना चाहिए दिमाग में भाई x क्यों नहीं चेंज हो रहा। अरे x तो चेंज हुआ है, x की वैल्यू तो x डैश होगी, बड़ा है ना, x की वैल्यू तो x डैश होगी बड़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही। यस सर। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो तो मैंने आपको वैसे बता दिया था भाई, ये यूं देख लिया करो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो ना x पे डिपेंड करता है ना y पे। सो दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्लैब। ये भी एक बहुत अच्छा सा सवाल था जिसका जवाब आपके पास होना चाहिए। क्या अभी समझ आ गया? यस सर। पता है ये जैसे 12th वालों को करवाते हैं वो भी नहीं पूछते कि भाई कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ, वो भी सीधा बस हाँ मान लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं पूछते तो हम बताते भी नहीं है भाई, चलने दो फिर ठीक है। अभी आ गया ना समझ? यस सर। ये नोट करना है तो कीजिए, फिर हम अपने कर लिया। नो सर। नो सर ठीक है। नो सर। नॉट सर। फिर हम अपने इस टेस्ट से पहले के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक होगा TIR, है ना, यही था ना आपका लास्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस सर। Recording stopped. वो स्टार्ट करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आज कई बार कैसे स्टार्ट हो रही है? 4 बार तो आ लिया बीच बीच में। हां नहीं सर, टेस्ट कर लिया सर ये बच्चे हॉस्टल बच्चे हैं सर, होस्ट अल्फा जूमेट गया। क्या बात? तो मैंने तो स्टार्ट नहीं करी सर रिकॉर्डिंग। सक्षम कर रहा है शायद भाई बताऊं तो मत करो, सुनो सुनो सुनो, ये फालतू की बातें बंद करो, बिकॉज रिकॉर्डिंग में अलग से कर ही रहा हूँ रोज की तरह, तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं। मैंने नहीं करी सर, मैंने सिद्धार्थ को बनाया हुआ था। ठीक है। आज हमारे होस्ट साहब कहाँ गए जो स्कूल से रहते हैं? बीच में लीव हो गए। अच्छा और ये शिफ्ट का ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो, d माइनस डी बाई एन। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई d थिकनेस की या t थिकनेस की कोई भी स्लैब डाल दी जाए तो शिफ्टिंग होगी t माइनस टी बाई एन, चाहे वो स्लैब कहीं भी रखे, है ना। सर इस केस में d by n n रिलेटिव है क्या? सर d minus d by n इसमें n रिलेटिव है ना, ये n वैसे तो रिलेटिव होता है, लेकिन हम बाहर क्या मान के चल रहे हैं, हमने तो यूं माना है नहीं, बाहर एयर है और बीच में बस एक स्लैब रखती है, ठीक है। तो अगर बाहर एयर ही है जब, तो बस उस स्लैब का n ले लो, नहीं तो वो n स्लैब अपॉन n सराउंडिंग हो जाएगा। सर मतलब रिलेटिव ही। हाँ 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 TIR आज करना चाहते हो कल करना चाहते हो, आप बताओ, जैसा आपका मूड है। आज ही कर लो। ठीक है, अगर आज ही कर लेते हो तो हमारे पास 2 दिन रहेंगे जिसमें हम फ्लोटेशन रिवाइज कर लेंगे। मिटा दूं हो गया हो तो? नो सर। यस सर।
लिख लो भाई, जिसका रह रहा भी लिखो। कर लिया सर। ठीक है, डायग्राम बन लिया है ना? कभी मिटाते को नहीं बनाया था? बन गया सर। अब हमारा इस टेस्ट से पहले का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है TIR। T stands for total, I stands for internal, R for reflection, and R for reflection। मतलब रिफ्रैक्शन में दोबारा से रिफ्लेक्शन आ गया है। देखो ये क्या है, समझते हैं हम इसे। TIR, मान लो ये कोई इंटरफेस है, नीचे है डेंसर मीडियम, और ऊपर है रेयरर मीडियम। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है, और डेंसर मीडियम की साइड सोर्स ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका इंटरफेस है। और अब मैं NI NR नहीं, N डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND बोल रहा हूं डेंसर, एंड NR बोल रहा हूं फॉर रेयरर, ND एंड NR डेंसर एंड रेयरर। मान लो एक रे आप नॉर्मली इंसिडेंट करते हो, हमने पढ़ा था, ये तो सीधी निकल जाएगी, बाहर निकल आई, रिफ्रैक्शन हुआ। आप अगर किसी एंगल पे यहां डालते हो रे, तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे बेंड होगी, बिल्कुल अवे बेंड होगी, इस तरह से। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए पॉइंट पे मैं अगर देखूं, ए पॉइंट पे तो आई भी 0 डिग्री था और आर भी 0 डिग्री था। बी पॉइंट पे मैं अगर देखूं तो ये रिफ्रैक्शन हुआ है और स्नेल्स लॉ वैलिड है, एन डेंसर इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू एन रेयरर इंटू साइन आर। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो ठीक है, आप ये एंगल बढ़ाते चलो। ये एक ऐसी स्टेज आई, मैंने पॉइंट सी बोल दिया कि ये रे बिल्कुल इतने एंगल पे निकली कि इसके पैरेलल, रिफ्रैक्ट तो होगी, बाहर तो निकली लेकिन बिल्कुल सरफेस के पैरेलल। तो आर आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और इस वक्त जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। IC भी बोल देते हैं, कैपिटल C भी बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये आपका क्रिटिकल एंगल है। क्यों? क्योंकि यहां तक रिफ्रैक्शन होता है, इसके बाद अगर आप कोई रे डालोगे, इसके बाद अगर आप कोई रे डालोगे, तो अगर ये आपने आई एंगल पे डाली है तो ये बाहर निकलने की बजाय कंप्लीटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहां स्नेल्स लॉ नहीं बल्कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा,
ये आपका डी है और डी पे हुआ है TIR, और TIR मतलब I बराबर है R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा। तो TIR क्या है, क्या समझ आ गया? हाँ भाई, TIR का मतलब समझ आ गया क्या है? यहां तक स्नेल्स लॉ वैलिड है, इससे आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फॉर TIR कंडीशंस क्या है? मुझे दो कंडीशन नजर आनी चाहिए यहां से। पहली कंडीशन, रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर, बताओ। डेंसर टू रेयरर मीडियम। एंड दूसरी कंडीशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन IC, तब जाके TIR होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो, क्या कह रहे हो? IC बता दो। क्या दोबारा बताऊं या कुछ और बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया मुझे। IC बता दो। IC पे आ रहे हैं अभी, इसके बाद आएंगे। IC क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पे रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, और उससे ज्यादा अगर आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे तो स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा और वो केवल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर रहेगी। अब वो IC कैसे निकलेगा उस पर हम आते हैं। ये तो आपकी TIR की दो कंडीशंस होगी। अब अगर आप वैल्यू ऑफ IC निकालो किसी इंटरफेस के लिए, जैसे एयर वाटर इंटरफेस, एयर ग्लास इंटरफेस, IC की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करो, स्नेल्स लॉ लगा दो एट C। स्नेल्स लॉ लगा दीजिए एट C। क्या इक्वेशन बनेगी स्नेल्स लॉ की? n डेंसर इनटू साइन IC, दैट इज n रेयर साइन 90 1 होता है। तो मेरे पास साइन IC आ गया n रेयरर अपॉन n डेंसर। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लूं, आपको कोई एक इंटरफेस दिया है, यहां कोई एक अलग डेंसर मीडियम है जिसका n है 2 और ऊपर रेयरर मीडियम है n है 1। तो इसके लिए IC कितना होगा? इस सरफेस के लिए IC कितना होगा? साइन IC का क्या फॉर्मूला है? n रेयरर अपॉन n डेंसर। n रेयरर 1 है तो साइन IC अगर 1/2 है तो IC कितना होगा बताओ? 30 डिग्री हो गया कि नहीं? यानी कि इस पे 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पे, 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पे कोई रे जाती है, कितने पे भी, सपोज मैं कहूं 31 डिग्री पे भी रे है, तो वो बाहर नहीं निकलेगी, बिना मिरर के ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो 31 डिग्री पे ही अंदर आएगी। ये है। अच्छा, आप अगर कभी ये ना लिख पाओ, जैसे साइन IC हाफ है तो मैंने बता दिया, 1/√2 होता बता देता, तो कुछ जगह तो हमें ये क्लियर होता है। लेकिन अगर नहीं लिख पाओ तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, साइन इनवर्स में करके एक्सप्रेशन ऐसे छोड़ सकते हो, साइन इनवर्स NR अपॉन NT। और मैं यहां पे एक एग्जांपल दूं, एयर ग्लास इंटरफेस जो होता है, एयर और ग्लास का इंटरफेस, वहां पे IC नियरली 42 डिग्री के आसपास होता है। बाकी ये बहुत ज्यादा भी रटने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, TIR का मतलब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये नोट कीजिए, फिर मैं इसकी TIR की एप्लीकेशन और बताऊंगा, उसके साथ ये भी हमारा पार्ट पूरा होगा। TIR डेंसर से रेयर में जाए तभी। हाँ, रेयर से डेंसर में कोई ऐसे चांस ही नहीं कि रिफ्लेक्शन हो। तो इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल लिखे हैं? अरे रियल लाइफ एग्जांपल ही आएंगे अभी एप्लीकेशन में। रेनबो इसी का रेनबो में भी TIR का यूज होता है।
हो गया सर। क्या सभी ने लिख लिया है? नो सर। तो ठीक है, लिखो लिखो। हो गया सर। अभी मिटा दूं क्या, अगर सभी का वो हो तो? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी हम इसकी कुछ 2-3 बस एप्लीकेशंस देख रहे हैं और उसके साथ फिर आज की क्लास फिनिश करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ TIR नेचर में या वैसे टेक्नोलॉजिकली आप कहाँ क्या यूज करते हैं। पहली एप्लीकेशन, क्या ये वर्ड सुना आपने, मिराज? यस सर। कब पीछे आया है क्या छोटी क्लास में? यस। ये दरअसल कुछ नहीं होता है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि ये क्या है। आपने अगर जैसे मान लो गर्मी का मौसम है, धूप है, रोड पे आप गाड़ी में या बस में आगे बैठे हो और काफी दूर आपसे आगे एक गाड़ी चल रही है, आगे आगे चल रही है। कई बार आपने देखा हो कुछ ऐसा एहसास होता है कि रोड पे पानी सा तैरने लग रहा हो, इस तरह का महसूस होता हो हमें? यस सर। पक्का बताओ, झूठ मत बोलना, ऐसे ही। नो सर। नो सर। तारकोल का रोड का कुछ हो। वो पता है तारकोल का रोड अच्छी कुछ हो, वो कभी आप ध्यान से देखना, सामने गाड़ी चल रही है, उसकी नंबर प्लेट आपको सीधी तो दिख रही होगी, लेकिन जमीन पे नीचे देखोगे तो भी नंबर प्लेट जैसी सी चीज हल्की फुल्की हिलती हुई नजर आएगी। मतलब उस गाड़ी का कुछ पार्ट नीचे हमें नजर आ रहा होता है, रोड पे भी। कहते हैं कि जैसे हिरण जो होता है वो रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकता रहता है, उसे कहीं कोई पेड़ सा दिखा दूर और वो नीचे देखता है तो भी उसे वो पेड़ की इमेज सी दिखती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वहां तालाब में नहीं होता, पेड़ के नीचे उसकी इमेज दिख रही पानी में। तो वो भागता रहता है कभी उस पेड़ की तरफ, कभी उस पेड़ की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि वहां भी पानी है, वहां भी पानी। इसीलिए मिराज की हिंदी मृग तृष्णा भी होती है, मृग तृष्णा, इस तरह से। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब ये कैसे होता है वो समझिए आप। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब अगर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं डेंस या मोर डेंस, लेस डेंस, ये मास डेंसिटी नहीं है, मास डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं इस पे आने से पहले। मान लो नीचे वाटर है, पानी के ऊपर तेल तिरेगा या तेल के ऊपर पानी आ जाता है, बताओ? पानी के ऊपर तेल आता है, तो ये तो वाटर है। मास डेंसिटी के हिसाब से हल्का होता है ऑयल, केरोसिन, टर्पेंटाइल मतलब तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, ये सब। सपोज ये मैंने केरोसिन ऑयल लिया, तो मास डेंसिटी के हिसाब से तो ये हल्का है, लेकिन जरूरी नहीं हर वो चीज जो मास डेंसिटी के हिसाब से हल्की हो वो ऑप्टिकली भी हल्की हो। ऑप्टिकली ये डेंस होता है और ऑप्टिकली ये कैसा होता है, रेयर। इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है चाहे ये ऊपर मास डेंसिटी ज्यादा हो, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डेंसर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रेयर है, मतलब कम है,
समझ गए हो? यस सर। कई बार ये सवाल यूं फंसा देता है बच्चों को कि जैसे केरोसिन से ये रे आई, यहां आपने बनाया नॉर्मल, बताओ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम अब मास डेंसिटी के हिसाब से तो वाटर डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से ये रे यूं जाएगी। क्लियर हो गया? इसका मतलब यस सर एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम may be lighter। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो? ये बनाना है। बना ही लेना, इससे पहले बना लेना, बल्कि इससे पहले एक पॉइंट बना लेना, तो एप्लीकेशंस पे तो मैं आ रहा हूँ अभी। और ये एग्जांपल याद रखना वाटर ऑयल वाला, ऐसा हो सकता है कहीं फंसा दिया जाए इस तरह की चीज़ों में। अब आप इधर आओ, मिराज पे आ रहा हूँ, ऑप्टिकल इल्यूजन पे। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, और ये हॉट सैंड है, गर्म मिट्टी है, ये गर्म मिट्टी है या रोड है, तारकोल का रोड, और आप कहीं थोड़ा दूर हो, दूर से आप चल के आ रहे हो, तो आप बताओ कि आपको ये पेड़ सीधा नजर आ रहा होगा कि नहीं? सीधा तो दिख रहा होगा, है ना? लेकिन अब होगा क्या, हॉट सैंड के पास हॉट एयर होगी, एंड हॉट एयर ऑप्टिकली लेस डेंस है, यानी कि ऊपर मोर डेंसर मीडियम है, कोल्ड एयर है थोड़ी। तो जब ऊपर से नीचे कोई रे आएगी, ऊपर से नीचे कोई रे आएगी, तो वो किधर आ रही है? डेंसर टू रेयर आ रही है कि रेयर टू डेंसर? डेंसर टू रेयर। तो धीरे धीरे वो किधर बेंड होती चलेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक स्टेज ऐसी आएगी, कि आई विल बिकम ग्रेटर देन आई सी। डेंसर टू रेयर जा रही है और आई आई सी से बड़ा हो गया, तो क्या ये रे यूं उड़ जाएगी? समझ रहे हो? समझ आया क्या क्या हो रहा है? अब ये वापस चली और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते होते यूं आई, तो आपको ये भी नजर आई। आप अगर नीचे की तरफ देखोगे, आप अगर फिर से बताना, एक मिनट, आप अगर नीचे की तरफ देखोगे तो आपको एक हल्की सी इमेज, वही पानी तैरता हुआ सा नजर आता है रोड पे, इस तरह से। देखो भाई, एक रे तो आपकी आंख में सीधी गई, और दूसरी जो रे है उसको आप देखिए, वो यूं आई, नीचे लेस डेंस एयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से बड़ा हो जाएगा, तो उस वक्त वो रे मुड़ के ऊपर की तरफ ही बेंड हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी, टीआईआर हो जाएगा। समझ आया? उसी मीडियम में रह जाएगी। सर रोड पे पानी गिरा होना चाहिए या फिर जरूरी? रोड पे पानी थोड़ी होता है, इतनी गर्म रोड होता है, उसमें पानी कहाँ से होगा यार? पानी तो होता ही नहीं कहीं, पानी होता नहीं है, पानी है नहीं। हमें तो इमेज दिखने के कारण ऐसा महसूस होता है, अरे हम भी जानवरों वाली तरह सोचने लग जाते हैं कि भाई पानी होगा, शायद वहां तैरने लग रहा है कुछ। समझ आया क्या? रोड तक तो गई नहीं है रे, ये तो बीच में ही मुड़ गई। समझ आ रहा है? लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको तो ये रे इधर इस एंगल से आती हुई नजर आ रही है, तो आपको इस पेड़ की एक हल्की सी इमेज यहाँ दिखेगी। बहुत क्लियर इमेज नहीं दिखती क्योंकि ये रोड है, यहाँ इतना क्लियर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट भी है सर, हम करके देख सकते हैं? अरे ये तो कभी भी आप करके देख सकते हो। आप, मैं बताऊं, एक सिंपल सी बात है, आपको करना हो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट, आप एक पानी लो, थोड़ा टब लो ज्यादा चौड़ाई का, ठीक है, और उस टब में नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख दो जो उसमें डूब जाए। डेप्थ कम हो, टब की चौड़ाई ज्यादा हो। समझ गए हो क्या? यस सर। आप ऊपर से देखोगे, आपको वो वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। मैं टीआईआर दिखाने की बात कर रहा हूँ। ऊपर से देखोगे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, थोड़ा साइड में जाके देखोगे ऑब्जेक्ट फिर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा और साइड में जाके देखोगे तो क्या होगा, अब उस एंगल तक रे आप तक आएंगी नहीं, क्योंकि उधर जो रे आनी थी वो अंदर ही मुड़ गई टीआईआर के कारण। तो आपको
पानी दिख रहा होगा, लेयर दिख रही होगी, लेकिन एक ऐसा जगह आपको मिलेगी कि अगर पानी ना भरा होता तो वो ऑब्जेक्ट दिख जाता, लेकिन पानी भरा है इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ये आपका होता है TIR। लेकिन इसके लिए थोड़ी चौड़ाई का टब चाहिए हमें, कम डेप्थ का ज़्यादा चौड़ाई का, समझ गए हो? यस सर। ठीक है, चलिए ये वाला जो मिराज होता है, ये जो हमने पढ़ा, इसे बोल देते हैं इंफीरियर मिराज, हल्का फुल्का मिराज। बहुत क्लियर इमेज भी नहीं दिखती, ज़्यादा क्लियर इमेज उधर दिखेगी, ये मैं बताता हूँ आपको। ये तो था हॉट एरिया। अब आप कोल्ड एरिया में चलो, जैसे कोल्ड सी वाटर हो, समुद्र का पानी हो, दिस इज कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कोल्ड एयर होगी, एंड कोल्ड एयर इज मोर डेंस। ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम है। ये जैसे कोई सी बीच है, ये मिट्टी है इधर, समझ गए हो? ये मिट्टी है इधर, आप खड़े हो सकते हो उधर, और मैं कहता हूं यहां कोई एक बोट है, शिप है इस तरह से। सर उसको एडमिट करना हो वेटिंग रूम में। किसको? सर वेटिंग रूम में। यार वेटिंग रूम में भाई अभी कोई नहीं दिख रहा मुझे वेटिंग रूम में। कोई है? पार्टिसिपेंट्स एडमिट हर्ष। देखो अब सुनो, इधर ध्यान दो। आप यहाँ पे हो, आप ऑब्जर्वर हो, क्या आपको ये बोट सीधी नजर आ रही है कि नहीं? है ना, सीधी तो नजर आई है बोट। अरे बताओ, जैसे ये पेड़ सीधा नजर आया था ऐसे, लेकिन जो रे ऊपर जाएगी, ऊपर मीडियम डेंसर है कि रेयर है? नीचे डेंसर है तो ऊपर हवा कैसी होती जा रही है? रेयर। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती चलेगी। अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो IC से बड़ा हो जाएगा, तो ये रे वापस मुड़नी स्टार्ट होगी और ये आप तक आ गई। आपको वही इमेज हवा में थोड़ी एक क्लियर सी इमेज, लेकिन ये हम लोग ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि अपने यहाँ इतना इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। ये तो है, तो ये एक इल्यूजन है कि ऊपर भी ये है, और इस मिराज को अक्सर बोल दिया जाता है सुपीरियर मिराज। तो बताओ पहली एप्लीकेशन क्लियर हुई? फर्स्ट एप्लीकेशन सुपीरियर वाले बीच के पास दिखने के चांसेस है। बीच के पास मतलब? हाँ, मतलब कहीं भी ऐसी बीच के पास क्या, मतलब कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट हो ना जहाँ कोल्ड, बहुत ही कोल्ड सा एयर हो एज कंपेयर टू ऊपर जो हवा है उसके। चलो ये बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। और वो ऊपर वाला भी अलग से लिख लेना है, केरोसिन वेरोसिन ये जो है। लिख लिया सर। यस सर, हो गया। हो गया हो तो मैं मिटाऊं, नहीं तो वही और लिख लो अभी। हो गया। हो गया। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन मिटा दो ना इसको, डायग्राम को। यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड थोड़ा ब्रिलियंट होता है, दिखने में उसमें चमक ज्यादा होती है। ओरिजिनल डायमंड इतना ब्रिलियंट नहीं होता है जितना कि उसको कटिंग करके बनाया जाता है।
डायमंड के ब्रिलियंस की वजह उसकी टॉप फेस होती है, उसके बॉटम फेस होते हैं? टॉप। अब देखते हैं आपका जवाब सही है कि गलत है। इधर देखिए, नेचुरल डायमंड की कुछ कटिंग, स्पेशल कटिंग की जाती है, उसमें कोने वोने निकले होते हैं। भाई हो सकता है ना भी देखा हो डायमंड, हमने भी नहीं देखा, लेकिन बट इस तरह का ही दिखाते हैं एड में भी कि कॉर्नर से निकले होते हैं कि नहीं, बताओ, नुकीला सा। हाँ, तो यस सर। क्या आप में से किसी बच्चे ने डायमंड वैसे देखा है प्रैक्टिकली? यस सर। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या उसमें ब्रिलियंस है, चमक होती है थोड़ी ज्यादा? और ठीक है, अब इसका रीजन सुनो, किस तरह से होता है, क्यों होता है। मान लो आप डायमंड को देखने लगे, सपोज आप डायमंड की तरफ नजर डाले हुए, इस पे कोई रे आती है। हमने थिक मिरर पढ़ा था, थिक मिरर। यस सर। तो थिक मिरर में आपको ध्यान हो, टॉप सरफेस से ही पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है या बाद में होता है? थिक मिरर में पहली बार तो 5% के करीब हुआ था, फिर सेकेंड रिफ्लेक्शन, हाँ, फिर और कम ये था। तो यही इसी तरह से जरा सी लाइट तो यहाँ से आ जाती है, मान लो 5% के करीब लाइट, और बची हुई 95% ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। एयर टू डायमंड गई है तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी कि नहीं, बताओ? यस सर। 95% लाइट यहाँ गई, लेकिन नेचुरल डायमंड की ऐसी कटिंग कर देते हैं वो, ये नॉर्मल बनाया। अब ये डायमंड डेंसर है, ये जो डायमंड है ये तो एक डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है, तो डेंसर टू रेयर जाना चाह रही है, और जो इसका एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनवा दिया जाता है। तो बताओ क्या ये रे बाहर निकल पाएगी? नो सर। तो ये रे इधर ही अंदर रह गई है, और ये बार बार क्या ये बार बार इस तरह का, ये स्पेशली बनाए जाते हैं, स्पेशली इस तरह से बनाए जाते हैं कि बार बार ये जो रे है, ये रे यहीं की यहीं कहीं घूमती रहे, मतलब साइड और बॉटम फेसेज में से ना निकले, और जब ये टॉप फेस पे आए तो उस वक्त जो एंगल हो वो क्रिटिकल एंगल से कम हो, और अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल होगा तो क्या TIR होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते हुए ये वाली रे भी हमारे पास आ गई। तो मतलब पहले 5% लाइट आनी थी, अब 95% और आ गई है, तो पूरी लगभग 100% लाइट आने के कारण डायमंड ब्रिलियंट है। तो अब मुझे बताओ, डायमंड की ब्रिलियंस का कारण क्या है, टॉप फेस या बॉटम और साइड फेस? बॉटम और साइड फेसेस, इनका TIR होता है। कई बच्चे सोचते, बोले TIR की वजह से पढ़ लेते कहीं से, TIR की वजह से रे बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही रह जाती, इसलिए वो चमकता रहता है। ये वो बाहर नहीं निकल पाती, मतलब इधर से और इधर से, बाहर तो निकलनी होगी तभी तो हमारी आंख पे आएगी। समझ आ गया है? यस सर। चलिए दूसरा एप्लीकेशन ये बना लो, और बस एक एप्लीकेशन और बनाते हैं छोटी सी इसके बाद। होगा सर। नो सर। नो सर। कोई नहीं, बनाओ, अपन 2 मिनट रुक रहा हूँ मैं, बना लो आराम से। हो गया? यस सर। आज का आखिरी काम करते हैं, इसकी तीसरी एप्लीकेशन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, या कई बार लाइट पंप भी बोल देते हैं इसे, लाइट पंप, लाइट पाइप, ऑप्टिकल फाइबर या लाइट पाइप।
ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल सी अरेंजमेंट होती है, कोई हॉलो नहीं होता, ये सॉलिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल सॉलिड, हार्ड सॉलिड नहीं होता। ये एक डेंसर मीडियम होता है जिसे बोलते हैं कोर। डेंसर का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ND। इसके बाहर इससे हल्का मीडियम होता है, इसके बाहर इससे हल्का मीडियम होता है, दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? यही तो बता रहा हूं क्या होता है, अभी इसके अंदर ही हम समझेंगे। ये एक हल्का मीडियम होता है, दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N रेयरर NR। देखो आपने सुना है आजकल बाईपास सर्जरी होती है, यस सर। पक्का सुन रखा है No, ना, sir. हार्ट की बाईपास सर्जरी और ये सब। यस सर। पहले क्या होता था, पहले चीर फाड़ करनी पड़ती थी, आजकल ऐसा कुछ नहीं करते। आपके पैर के पास एक कट लगाते हैं और एक ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीज पास करते हैं, और उससे डॉक्टर हार्ट की स्ट्रक्चर देख लेता है कि अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं। कैसे, वही हम देख रहे हैं। तो यानी कि मेडिकल डायग्नोसिस में बड़ा यूज है। और वैसे डेकोरेटिव लाइट पंप्स जो होते हैं उनमें भी इनको बच्चों के खिलौने की तरह दिखाने के लिए यूज कर लेते, लेकिन वो छोड़ो आप, हमारे लिए देखिए किस तरह से यूज होगा। मान लो ये डॉक्टर साहब है और ये इधर यार कोई भी ऑर्गन है जैसे हार्ट है, ठीक है। अब इसको वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं, यूं थोड़ी पाइप में कोई मुंह आंख लगा के देख रहे हैं, वो तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। लेकिन हार्ट से कोई रे गई, मान लो कोई रे यहां से यहां एंटर कर गई, अब ये कोर से क्लैडिंग जाना चाह रही है, तो डेंसर टू रेयरर जा रही है कि रेयरर टू डेंसर? डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर। और माना हमने कि इसका जो आई है वो IC से बड़ा है, अगर आई IC से बड़ा होगा तो TIR होगा, और ये फिर ये ना बार बार TIR होता रहता है, और लास्ट में रे यहां से बाहर आ जाएगी। क्या आपको ये चीज डायरेक्ट वहां नजर आ गई कि नहीं? ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ढंग से देख लेते हैं चीजों को। ये आपका होता है लाइट पाइप, सिंपल लाइट पाइप। क्या इसमें TIR का यूज समझ आ गया है? यस सर। यूजफुल फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिकल एप्लीकेशंस में ये यूज हो जाता है। डेकोरेटिव लाइट पंप्स में भी ये यूज किया जा सकता है इस तरह से। तो चलो भाई अब बताओ मुझे, TIR समझ आया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। मेडिकल एप्लीकेशन में पूछ लिया जाए क्या है, तो ये विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और इनमें काम आ रहा है। ठीक है, अब आपके कोई डाउट्स वाउट्स हो, अगले 1-2 दिन डाउट्स भी हो जाएंगे, और हम कुछ मेन फोकस करेंगे फ्लोटेशन पे, क्योंकि 5-6 सवाल तो आपके 9 से मिलते हैं और उसमें केवल फ्लोटेशन ही आ रहा है। तो 1-2 दिन हम अब उसका रिवीजन लेंगे। ये लिख लो ताकि मैं फिर ये क्लास लीव करूं। कर लिया सर। हो गया। यस सर। हो गया सर। नो सर। कोई नहीं, आप लिख लो, आप लीव कर दो, उसके बाद मैं लीव कर दूंगा, क्लास ऑफ ही करनी होगी। बाय सर। बाय सर। बाय।